नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। हिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो परीक्षा के दृष्टि से आपके लिए जाननी जरूरी है उनको लेकर हम हिस्ट्री में पिछली कक्षाओं में हमने एक टॉपिक को छेड़ रखा था, इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु को छेड़ रखा था और वो बिंदु था सल्तनत काल। और सल्तनत काल की ऐतिहासिक जानकारियों पर हमने विस्तार से टॉपिक वाइज, वंश वाइज और शासक वाइज हमने चर्चा की थी। आशा है आपने वो क्लासें देखी होगी। अब देखो, सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 तक का इतिहास हमने उन क्लासों में बड़े सिंपल तरीके से पढ़ने की कोशिश की थी। अब देखो, सल्तनत काल का एक अलग पोर्शन बच गया है, अभी हमने को पढ़ना पड़ेगा, वहां से सवाल निकल कर आते हैं और वो है सल्तनत काल का कला पक्ष। और आज की क्लास में हम सल्तनत काल की जो स्थापत्य कला है उसकी हम चर्चा करेंगे कि सल्तनत काल में कौन कौन से भवन बने, उनकी क्या विशेषता है, किस शासक ने कौन से भवन का निर्माण किया, तो उनकी जानकारी लेकर आज मैं हाजिर हूं। देखो, आज का जो टॉपिक की मैं बात कर रहा था सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की हम बात करेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि 1206 1191-92 से ही मान लो, लेकिन 1191-92 से कोई शासक के तौर पर स्थापित नहीं हुआ था। मोहम्मद गोरी एक लुटेरे की तरह आया था, उनका कोई शासन कार्यों में रोल नहीं था तराइन के प्रथम और दूसरे युद्ध के अलावा। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बने और भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई 1206 में। शासक बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक। वंश था मामलुक वंश या गुलाम वंश, जिसकी पिछली क्लासों में हमने चर्चा की थी। अब देखो, परिवर्तन ये आया कि स्थापत्य कला की मैं बात करूं तो इससे पहले भारत में भारतीय स्थापत्य कला की एक अलग विशेषताएं होती थी और उसी हिसाब से एक स्ट्रक्चर बनता था, भवन का निर्माण होता था। लेकिन जब मुस्लिम यहां आए, मुस्लिम शासकों का शासन का दौर स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने भी कुछ भवनों का निर्माण करवाया। अब ये भवन जो बने वो सल्तनत काल के शासक पर प्रभाव, इस्लामिक शैली का प्रभाव था। और भारत में जब आए तो यहां एक भारतीय शैली थी, तो यहां आने के बाद में जितने भी भवन बने तो उन दोनों का मिक्स हो गया, एक भारतीय शैली और एक इस्लामिक शैली, दोनों में कुछ कुछ गुण मिक्स हो गए और एक नई शैली का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक शैली। अब सारे सल्तनत काल में इंडो इस्लामिक शैली का जिक्र आता है। तो सबसे पहले देखो, स्थापत्य कला की विशेषताओं की हम बात करें तो इसे इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। कौन सी शैली? इंडो इस्लामिक, मतलब इसमें कुछ भारतीय विशेषताएं थी और कुछ विशेषताएं इस्लामिक शैली की विशेषताएं थी जो सल्तनत काल के शासक बाहर से लेकर आए थे। और इस इस्लामिक शैली पर रोमन प्रभाव भी था। ये यूं नहीं कह सकते आप कि ये केवल टोटल इस्लाम से प्रभावित थी, तो इस पर रोम के स्थापत्य कला का भी प्रभाव था। तो दोनों का मिक्स जो हुआ, दोनों का मिश्रण जो हुआ, उससे एक नई शैली का जन्म हुआ और उसी को बोलते हैं इंडो इस्लामिक शैली। देखो, इसमें खास बातें क्या थी? इसमें मेहराब, गुंबद और मीनारों का प्रयोग हुआ। भारतीय स्थापत्य कला में मेहराब, गुंबद और ये जो आपके मीनारे हैं, इसका प्रयोग भारतीय स्थापत्य शैली में नहीं होता था। जैसे मस्जिदों में देखते हो बड़ी बड़ी मीनारे, बड़े बड़े गुंबद और उसके साथ साथ ही मेहराब, गेट अलग प्रकार के गेट। भारतीय गेट होते थे चौकोर, जैसे आपने अभी भी देखा होगा भारतीय मकानों में गेट कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। जबकि इंडो इस्लामिक शैली में आप देखोगे तो गेटों का आकार ऐसा होने लग गया। लेकिन ऊपर देखो, आकार देखोगे तो ऐसा भी मिलेगा, इसके अंदर कटिंग होके ऐसा। तो ये दोनों का मिश्रण देखने को मिला। तो मेहराब, गुंबद और मीनारों का प्रयोग इस्लामिक शैली से आया और भारतीय शैली के साथ मिक्स होकर एक नया रूप उन्होंने अख्तियार किया। इंडो इस्लामिक शैली या सल्तनत काल की जितनी भी बिल्डिंगें थी उनमें छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया। इससे पहले भारत की जो स्थापत्य कला थी, भारत में जो जितने भी भवन बने थे उसमें बहुत बड़े पत्थरों का प्रयोग होता था। आज भी देखते हैं कि छत डालने के लिए बड़े बड़े जिसको पट्टी बोलते हैं, या बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग छत को ढकने के लिए, या चुनाई में भी बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होता था। लेकिन जब से सल्तनत काल प्रारंभ हुआ, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग इसमें होने लगा और चूने और गारे का प्रयोग इनको जोड़ने के लिए होता था। जाली का काम बढ़िया हुआ सल्तनत काल में। ज्यादातर भवनों में साइड में पत्थर को काट कर शानदार सुंदर जाली बनाने का कार्य इस सल्तनत काल की स्थापत्य कला में देखने को मिलता है। जड़ाई का कार्य, जो जो सल्तनत काल आगे बढ़ा, शुरुआत में सल्तनत काल के शासक बड़े गरीब थे क्योंकि ये लूट मार के लिए भारत आए थे, उनके पास कुछ नहीं था, केवल मारकाट थी उनके पास।
और ज्यादातर बिल्डिंगें जो बनी वो भारतीय भवनों को तोड़कर बनी। अभी हम पढ़ेंगे भारतीय भवनों को तोड़कर बनी थी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन जो जो ये यहां स्थापित हुए, यहां उन्होंने भयंकर लूटपाट के साथ में पैसे भी अर्जित किए। अलाउद्दीन खिलजी के समय तो आप देखोगे पूरे भारत को लूट लिया उन्होंने, तो उनके पास संपन्नता आई, और संपन्नता आते आते उनके भवनों में भी वो संपन्नता झलकने। अरे भाई गरीब मकान बनाएगा तो वो कैसा बनाएगा, और उसके बाद में संपन्न होगा तो वो अलग प्रकार के मकान बनाएंगे। तो इसमें जो जो संपन्नता आई, इसमें जड़ाई का कार्य भी हुआ, मतलब बहुमूल्य हीरे जड़े गए, बहुमूल्य पत्थर इसमें जड़े गए। भवनों के प्रांगण में पानी का प्रयोग भाई एक सल्तनत काल की स्थापत्य कला की विशेषता है कि जितने भी भवन बने उनके सामने पानी का हौद बना के एक फुहारे की व्यवस्था, सुंदरता के लिए पानी का प्रयोग हुआ, छोटे छोटे फुहारे लगाए गए। जैसे मुगल काल में भी आप इसको ज्यादा डिटेल से पढ़ोगे, मुगल काल में इसका ज्यादा प्रयोग हुआ था, जैसे ताजमहल में आप देखते हो। तो भवनों के प्रांगण में पानी का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है स्थापत्य कला में। अग्रदृश्य तकनीकों का प्रयोग हुआ, अग्रदृश्य तकनीकों का सुलेखन हुआ था। अग्रदृश्य तकनीक सुलेखन का मतलब होता है कि ज्यादातर जो भवन सल्तनत काल में बने थे उनकी दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई होती थी, और यह जो लिखा हुआ होता था वो उभरे हुए लिखते थे, अंदर खोद के नहीं लिखते थे, वो उभरे हुए होते, और इसी उभरे हुए को बोलते हैं अग्रदृश्य तकनीक का प्रयोग इसमें सल्तनतकालीन स्थापत्य कला में हुआ। और अरबस्क शैली में अलंकरण हुआ। अरबस्क शैली का मतलब है इंडो इस्लामिक शैली कह सकते हो, जिसमें कुछ चीजें भारतीय शैली की उठा ली। देखो इस्लामिक शैली में जीवित मनुष्य के कोई चित्रण नहीं होता, लेकिन भारतीय शैली में तो पहले ही फूल पत्तों का प्रयोग होता था, तो उन फूल पत्तों का प्रयोग इसमें ले लिया गया। और ज्यामितीय आकृतियां, देखो भारत में फूल पत्ते बनाने की परंपरा पहले से रही है, फूल पत्ते बनाते हैं बड़े सुंदर सुंदर दीवारों पर, तो फूल पत्ते तो ले लिए भारत से, भारतीय शैली से। और जो ज्यामितीय आकृतियां जानते हो, आयत बनाना, चतुर्भुज बनाना, षष्टभुज बनाना, अष्टभुज बनाना, इस प्रकार की आकृतियां ज्यामितीय, तो इन दोनों का जो मिश्रण हुआ उसी को बोलते हैं अरबस्क शैली। अरबस्क शैली याद रखना, अरबस्क शैली जिसमें कुछ भारतीय चीजें और कुछ इस्लामिक चीजें दोनों का मिश्रण हुआ। अब मान लो ये आयत एक ज्यामितीय आकृति है, इस्लामिक शैली की है, और इसके अंदर आपने फूल बना दिए, शानदार शानदार फूल बना दिए, तो ये इस शैली का क्या कहोगे आप, अरबस्क शैली कहोगे। और ये सल्तनत काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी अरबस्क शैली। देखो कुछ मैं आपको चित्र दिखाता हूं। देखो मैंने कहा मीनारों का निर्माण, मेहराबों का निर्माण, ये इंडो इस्लामिक शैली की विशेषता थी। इसमें आप देख सकते हो गुंबदों का निर्माण, मीनार, गुंबद, मेहराब, ये देखो ये मीनारें, ये इंडो इस्लामिक शैली की विशेषता थी। नेक्स्ट हम बात करें तो मैंने कहा कि इसमें इंडो इस्लामिक शैली या अरबस्क शैली है, उसमें क्या है, देखो विभिन्न ज्यामितियों का प्रयोग। यहां देखोगे ज्यामिति बनी हुई है, आकृति बनी, यहां त्रिभुज देखना आप, त्रिभुज बना हुआ है, यहां फिर त्रिभुज बना दिया, यहां देखो एक अलग से आकृति बना दी, यहां फिर त्रिभुज, यहां फिर षष्टभुज, इस प्रकार की आकृति। और इसके अंदर है जो फूल पत्तों का प्रयोग, देखो यह शानदार फूल बनाए हुए हैं। तो इन भारतीय और इस्लामिक शैली दोनों का मिश्रण जो हुआ उसी को अरबस्क शैली या इंडो इस्लामिक कला कह सकते हैं, इसका एक अलग नाम आया। अब देखो डिटेल से हम समझे तो सल्तनत काल के में पहला वंश आप सबको पता है, पहला वंश जो आया वो था गुलाम वंश, जिसका नाम था मामलुक वंश, और उसके प्रथम शासक बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कौन कौन से भवनों का निर्माण हुआ, तो उसमें से पहला जो निर्माण हुआ वो था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। भारत में सल्तनत काल की प्रथम बिल्डिंग कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण प्रार्थना के लिए, इबादत के लिए किया गया था। और ये मैंने कहा था कि ये शुरुआत के साथ सकते ये अपने साथ धन दौलत लेके नहीं आए थे, बस यहां से लूटने के लिए आए थे। तो उस समय इतनी संपन्नता थी नहीं, तो इस बिल्डिंग में भी आप देखोगे तो इतनी संपन्नता देखने को नहीं मिलेगी। इसी के प्रांगण में ही आपका मेहरौली का लोहा स्तंभ गड़ा हुआ है दिल्ली में। और इस बिल्डिंग का निर्माण 27 जैन मंदिर और वैष्णव मंदिरों को तोड़कर किया गया था। आज भी इसके पत्थरों पर इनके अवशेष देखने को मिलते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, प्रथम बिल्डिंग थी, याद रखना। दूसरी बात करें तो दूसरा जो है कुतुब मीनार, इसके बारे में आप सब जानते हो। कुतुब मीनार दिल्ली में है, 1 2 3 4 5 मंजिला कुतुब मीनार है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। एक संत हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
उनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। संत का नाम भी कुतुबुद्दीन, शासक का नाम भी कुतुबुद्दीन। दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कब प्रारंभ किया? 1199 में प्रारंभ हुआ और ये 1230 में इल्तुतमिश के समय पूर्व ही। कुतुबुद्दीन ऐबक बेचारा इतना सा बड़ा पाया, अजान देने के लिए इसका प्रयोग होता था, ऊपर चढ़ के आवाज दी जाती थी, इसके लिए प्रयोग हुआ। कई कहते हैं कि पृथ्वीराज को हराने के उपलक्ष्य में भी इसका निर्माण हुआ, लेकिन वो फालतू की बातें हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने इसके बाद में ये 3 बिल्डिंगें और बनाई, तो इल्तुतमिश ने के समय ये 4 मंजिला हो गई। लेकिन इल्तुतमिश के समय जब ये 4 मंजिला हुई तो फिरोज शाह तुगलक के समय ये ऊपर वाली बिल्डिंग है वो बिजली गिरने से टूट गई थी, तो उसके बाद उसने वापस इसको बनवाया और 1 मंजिल एक्स्ट्रा बढ़ा दी। तो फिरोज शाह तुगलक के समय ये 5 मंजिला इमारत हो गई, जिसकी नीचे की 3 मंजिल है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, जबकि ऊपर की लाल बलुआ पत्थर प्लस सफेद संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है। 5 मंजिला है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 242 फीट की इसकी ऊंचाई है। 2 स्ट्रक्चर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के। नेक्स्ट हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, तो नेक्स्ट 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में हुआ। यह 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले एक संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था अजमेर में। विग्रहराज चतुर्थ का एक नाटक, विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया था और विग्रहराज चतुर्थ ने एक हरिकेली नाटक की रचना की थी। वो हरिकेली नाटक इसी के दीवारों पर अब भी उत्कीर्ण है। पहले वो संस्कृत महाविद्यालय की दीवारों पे था, उसको तोड़ा गया और उसकी जगह 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण हुआ। तो आज भी इसकी दीवारों पर है वो हरिकेली नाटक की रचनाएं देखने को मिलती है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 3 बिल्डिंगों की बात हुई, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करें तो उसके बाद में शासक बने, आप सबको पता है महत्वपूर्ण शासक थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय की बात करें तो इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक तो बेचारा गुलाम था, इल्तुतमिश भी गुलाम था, तो लेकिन इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण का श्रेय दिया जाता है। मकबरा एक अलग प्रकार की शैली का निर्माण हुआ जिसमें बहुत सारे मकबरे बने। वैसे मकबरों का स्वर्ण काल तो सैयद और लोदी वंश को कहा जाता है, लेकिन मकबरा शैली किस प्रकार मकबरा बनाया जाना है वो इल्तुतमिश के समय प्रारंभ हुआ। उन्होंने अपने पुत्र जिनका नाम था नासिरुद्दीन, उनकी याद में एक मकबरा बनाया था जिसको बोलते हैं सुल्तान गड्डी। सुल्तान गड्डी का मतलब होता है, गड्डी का मतलब होता है गुफा होता है वैसे। तो सुल्तान की गुफा मतलब उसका बेटा जब गुफा में मतलब मकबरे में सो गया, जमीन के अंदर मृत्यु के बाद में दफनाया गया, तो उसी के नाम पर नसीरुद्दीन के याद में एक मकबरे का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं सुल्तान गड्डी। ये सल्तनत काल का पहला मकबरा था, अष्टकोणीय मकबरा जिसमें सफेद पत्थर का प्रयोग हुआ और ये काफी शानदार मकबरा का निर्माण दिल्ली में इल्तुतमिश के समय हुआ था। किसकी याद में? अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में जो निर्माण हुआ वो था सुल्तान गड्डी। नेक्स्ट हम बात करें तो इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश ने खुद का मकबरा बनवाया था। ये इल्तुतमिश का मकबरा है, शानदार डिजाइन में मकबरा बना हुआ है। इसके दीवारों पर कलाकृतियां हैं, वो सुंदर नक्काशी की गई है, तो काफी सुंदर मकबरा है। इल्तुतमिश ने अपना मकबरे का निर्माण खुद ने करवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में। एक गंधक की बावड़ी भी है दिल्ली में। गंधक की बावड़ी आजकल बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है दिल्ली में। गंधक की बावड़ी में मानते हैं कि लोग ये मानते हैं कि इसके पानी में गंधक सल्फर है और उसमें नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। ये सबको पता है कि सल्फर चर्म के लिए बहुत बढ़िया दवा होती है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में अब तो इसकी फोटो भी है, यदि मैं आपके लिए लाया हूं तो इसमें कोई घूमता हुआ नहीं मिलेगा, बस 2-3 कुत्ते घूम रहे हैं। ये गंधक की बावड़ी का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था, आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में। याद रख लेना आप। एक इल्तुतमिश ने नागौर में ए तारकिन का दरवाजा बनाया था। हमीदुद्दीन नागौरी को समर्पित ए तारकिन का दरवाजा, ये कहाँ है आपको याद रखना, काफी बार सवाल आया हुआ। नागौर में है। नागौर में ए तारकिन का दरवाजा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ये आपने को याद रखना बस, ये आपने को याद रखना बस। इल्तुतमिश ने ए तारकिन का दरवाजा नागौर में निर्माण इसका करवाया। एक जामा मस्जिद का निर्माण भी हुआ इल्तुतमिश के समय बदायूं में। ये सुंदर सफेद संगमरमर से निर्मित
इमारत है। जामा मस्जिद बहुत सारी जगह मिलेगी, तो ज़्यादातर सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन जामा मस्जिद बदायूं में इसका निर्माण इल्तुतमिश के समय हुआ था, ज़्यादा मोस्ट नहीं है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण शासक बलबन के समय की। बलबन के बारे में इतिहास में आपने बड़ी शानदार बातें मैंने उससे पहले वाली क्लासों में बताई थी। तो बलबन के समय स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला में बलबन ने एक महल का निर्माण करवाया था जिसका नाम है लाल महल। लाल महल का निर्माण बलबन ने करवाया था। याद रखना, लाल कलर से, लाल कलर के पत्थर इसमें है, लाल महल, ये बलबन के समय निर्मित एक महल है। दूसरी बात हम करें तो बलबन का ये मकबरा भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बलबन का ये मकबरा जो है वो भी महत्वपूर्ण है। ये एकदम अभी वीरान अवस्था में पड़ा है, स्ट्रक्चर काफी टूटा फूटा है। बलबन ने खुद ने अपना मकबरा अपने शासनकाल में बनवाया था। नेक्स्ट हम बात करें तो खिलजी स्थापत्य कला की। तो खिलजियों के समय स्थापत्य कला में एक चेंजेज आया। खिलजी अलाउद्दीन के समय थोड़ा सा वैभवशाली भवन बनने लग गए थे। तो वैभवशाली भवनों की बात करें तो सबसे पहला जो शासक आता है वो अलाउद्दीन खिलजी आता है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय जितने भी स्ट्रक्चर हुए वो बड़े भव्य थे। तो देखो, सबसे पहली जो बिल्डिंग है वो है हौज खास नाम का एक प्राचीन जल भंडार। हौज का मतलब हौज बोलते हैं ना, आजकल हौज भी बोल देते हैं, पानी के टंकी को हौज बोला जाता है। तो हौज खास नाम की एक बिल्डिंग बनवाई थी और इसमें हौज का अर्थ होता है टंकी और खास का मतलब होता है शाही। तो एक शाही टैंक पानी के लिए बनवाया था, या पानी इकट्ठा होता था, और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी, इसके निर्माणकर्ता कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, ये याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नवनगर, एक शहर की स्थापना की थी, उसका नाम था नवनगर। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी फोर्ट का निर्माण भी किया था। दिल्ली बहुत बार बसी, बहुत बार उजड़ी, बहुत बार बसी, तो इसके बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे। लेकिन सिरी फोर्ट काफी बार पूछा गया। सिरी फोर्ट का निर्माण, किला है जिसका निर्माण अलाउद्दीन के समय हुआ था। अलाउद्दीन ने सिरी फोर्ट का निर्माण करवाया। नेक्स्ट हम बात करें तो हजार सितून का महल। काफी, मैंने कहा था अलाउद्दीन के समय में काफी भव्य भवन देखने को मिलते हैं। हजार सितून का मतलब होता है पिलर, खंबे। तो 1000 खंभों का एक महल का निर्माण करवाया था जो दिल्ली में सबसे आकर्षक बिल्डिंग में से एक है। और इसका निर्माण 1000 सितून महल का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन के शासनकाल में हुआ। मैंने कहा अलाउद्दीन ने भारत को पूरा लूटा था, बहुत पैसे लेकर, दक्षिण भारत से तो इतने पैसे लेके आते थे कि पूछो मचा। तो उनसे इन बिल्डिंगों का निर्माण हुआ और इसी बिल्डिंग का नाम है 1000 सितून महल। शानदार बिल्डिंग है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखो, अलाउद्दीन ने एक दरवाजा बनाया था, अलाई दरवाजा, आपको याद रखना चाहिए। लेकिन यदि हम दिल्ली का एक मैप देखें तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय मैंने कुछ बिल्डिंग को, देखो एक मैप मैं आपके सामने लाया हूं। देखो ये आपका है आयरन पिलर, लोहा स्तंभ यहां है। एक देखो, सारी की सारी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय यहां बिल्डिंग बनी थी। ये आपका आयरन लोहा स्तंभ है यहां, ठीक है। यहां हम देखें तो इल्तुतमिश की जो मकबरा है वो यहां बना हुआ है। समझाऊंगा मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की हम बात करें, कुतुब मीनार की बात करें तो ये देखो यहां है, कुतुब मीनार की बात करें तो। और अब देखो अलाउद्दीन के समय ये जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई थी, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री का निर्माण करवा दिया गया। चारों तरफ क्या करवा दिया गया? बाउंड्री का निर्माण करवाया। और उसके सामने एक गेट का निर्माण करवाया अलाउद्दीन ने, जिसको बोलते हैं अलाई दरवाजा। ये आपके सामने अलाई दरवाजा है और इसी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, अलाई दरवाजे का निर्माण। एक और देखो एक स्ट्रक्चर था, एक अलाई मीनार। ये देखो यहां एक अलाई मीनार बनाई है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय 1311 ईस्वी में बनी है अलाई मीनार। अभी इसका जिक्र करेंगे। तो देखो, पहले में अलाई दरवाजा, मैंने कहा कि इससे अलाउद्दीन से पहले के जितने भी शासक थे उनकी सारे जो बिल्डिंगें थी उनके चारों तरफ अलाउद्दीन ने एक दीवार निकलवाई और उसके मेन गेट बनाया, उसी को बोलते हैं अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजे से इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता। काफी सुंदर बिल्डिंग बनाई थी। मैंने कहा था अलाउद्दीन के खिलजी के समय बड़ी शानदार बिल्डिंगें बनी थी। इसमें पहली बार सही और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हुआ। पहले बिल्डिंगें यूं ही बना देते थे, कोई वैज्ञानिक विधि नहीं थी, बस ठोक दिया, जहां मन किया वहां ठोक दिया। लेकिन अलाई दरवाजा पहली बिल्डिंग थी जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हुआ। और इसके लिए मार्शल ने कहा था कि अलाई दरवाजे के बारे में कि इस्लामिक स्थापत्य के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कोई है तो वो है अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित है।
इसके अलावा जमात खाना मस्जिद का निर्माण भी अलाउद्दीन के समय हुआ। जमात खाना मस्जिद इसे पूर्णतः इस्लामी विचारों के अनुसार, देखो इसकी कंस्ट्रक्शन देखना आप, ये भारत की बिल्डिंग लग ही नहीं रही है, ये पूर्णतः इस्लामिक शैली से निर्मित है। कलर भी अलग, गुंबद भी अलग प्रकार के, ये पूर्णतः इस्लामी विचारों से निर्मित प्रथम मस्जिद है और इस मस्जिद का नाम है जमात खाना मस्जिद, दिल्ली में। काफी बड़ी मस्जिद, बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है, पुरानी मस्जिदों में से। एक उखा मस्जिद का निर्माण भी हुआ था बयाना में खिलजियों के समय, जिसका निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने किया था। ये राजस्थान जीके में काफी बार पूछा जाता है। उखा मस्जिद का निर्माण बयाना भरतपुर में हुआ और उसका निर्माण करता थे मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश की बात करें, ये उखा मस्जिद है। देखो इसमें सफेद संगमरमर का, सफेद कलर का प्रयोग हुआ, सफेद पत्थर का प्रयोग इसमें हुआ। अब बात करते हैं खिलजियों के बाद में वंश, तुगलक वंश, जिसके 3 शासक महत्वपूर्ण थे। एक गयासुद्दीन तुगलक, एक मोहम्मद बिन तुगलक और एक फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों ने, मैंने कहा कि ये शहर बसाने में बड़े महत्वपूर्ण थे, योजनाएं लाने में बड़े महत्वपूर्ण थे, पलटी मारने में बड़े महत्वपूर्ण थे। तो सबसे पहले शासक आते हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के समय एक किले का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं तुगलकाबाद, जिसको 56 कोट भी कहा जाता है। याद रख लेना, गयासुद्दीन तुगलक के समय एक किले का निर्माण हुआ। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के थे, इसलिए इस किले का नाम रखा गया तुगलकाबाद या 56 कोट। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर था, गयासुद्दीन तुगलक ने खुद का एक मकबरा बनाया। देखो गयासुद्दीन तुगलकों के समय की स्थापत्य कला की हम बात करें तो इसमें सुंदरता से ज्यादा मजबूती पर ध्यान दिया गया था तुगलकों के शासनकाल में। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बना, वो देखो इसकी दीवारें टेढ़ी, रोमन कला का भी प्रभाव है इसमें। रोमन कला में क्या होता है, मजबूती पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो रोमन कला का प्रभाव था, दीवारें टेढ़ी थी। और गयासुद्दीन तुगलक या तुगलक वंश में एक और खास बात थी, गयासुद्दीन तुगलक को ज्यादा पावरफुल शासक नहीं था, तो इसके मकबरे पर ये कलश बना हुआ है। जैसे भारतीय मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में बने हुए होते हैं, वैसे कलश बना हुआ है। एक नई विशेषता थी गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे पर। हिंदू प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। कलश या आमला, इसको कलश या आमला कहा जाता है। आपने देखा होगा मंदिरों के ऊपर यूं 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 एक बड़ा होता है। तो यह स्ट्रक्चर गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे पर देखने को मिलता है। गयासुद्दीन तुगलक की बाद की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने जहांपना बसाया, जहांपना एक नगर बसाया जिसको फोर्ट दिल्ली भी कहते हैं। मैंने कहा दिल्ली बार बार बसी है, दिल्ली बहुत बार बसी, तो फोर्ट दिल्ली कहा जाता है जहांपना। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद समय बनाया गया। आदिलाबाद का किला है, ये भी दिल्ली में, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय बना। इसके अलावा 12 खंभों का एक इमारत का निर्माण हुआ। 12 खंभा, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय बनाई गई थी और गैर धार्मिक इमारत थी। इसमें बड़े बड़े जो मंत्री होते थे उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था थी। 12 खंभा महल का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। एक और है सतपुल का निर्माण भी। मैंने कहा कि तुगलकों के शासनकाल में सिंचाई कार्यों पर बड़ा ध्यान दिया गया था, इतिहास में आपने पढ़ा। तो एक सतपुल का, एक पुल का निर्माण हुआ था, डबल मंजिला पुल है। इसमें 7 यहाँ दरवाजे बनाने की व्यवस्था थी और पानी की सप्लाई के लिए इस पुल का निर्माण हुआ था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ। फिरोज शाह तुगलक की बात, वो तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। उन्होंने फिरोज शाह कोटला शहर बसाया, जहां क्रिकेट का स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला मैदान जहां कहा जाता है। काली मस्जिद का निर्माण किया, कला मस्जिद का निर्माण किया, काबा मस्जिद का निर्माण किया, कुश के शिकार। मतलब फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था वो मस्जिदों का स्वर्ण काल था। सबसे ज्यादा मस्जिदों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। मस्जिदों का स्वर्ण काल, ये मस्जिदों का स्वर्ण काल जो कह सकते हैं, वो था फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। और यहां देखोगे आप तो मस्जिदों का निर्माण, एक कुश के शिकार करने के लिए एक जगह का निर्माण किया था, छोटा सा महल बनाया था जिसको बोलते हैं कुश के शिकार। खुश करने के लिए शिकार किया जाता तो कुश के शिकार हो गया। बेगमपुरी मस्जिद, ये भी दिल्ली में है, इसका निर्माण भी तुगलकों के समय हुआ। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा बनाया था। कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा, जिसको लाल गुंबद भी कहते हैं, बिल्कुल लाल पत्थरों से निर्मित, ऊपर सफेद संगमरमर का प्रयोग होकर एक बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, जिसको कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा कहते हैं। निर्माण करता थे गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकों के बाद में सैद वंश और लोदी वंश बड़े गरीब थे। खिलजियों ने पैसे कमाए,
तुगलकों ने यूज किया उसका, तुगलकों ने इतने बेहिसाब यूज किया कि जब सैयद वंश और लोधी वंश आया, खजाना खाली। तो इनके समय सुंदर भवनों का निर्माण, अरे कहां से होगा सुंदर भवन, पैसे ही नहीं है तो सुंदर भवनों का निर्माण नहीं हुआ। और सैयद और लोधी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। मकबरे बनाए बेचारों ने, और भवन तो बने नहीं, मरने के बाद में मकबरे बनाए उन्होंने, तो मकबरों का काल भी कहते हैं। वैसे फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज्यादा मकबरे का निर्माण हुआ था। नगर बसाए जरूर थे, खिजराबाद खिजर खान ने बसाया था, मुबारक शाह ने मुबारकाबाद बसाया था। नगरों का स्थापना जरूर सैयद वंश के समय हुआ था। कुछ छोटी सी जानकारी और देख लें। लोधी वंश की बात करें तो बहलोल लोधी का मकबरा सिकंदर लोधी ने बनवाया, ठीक है। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के समय एक मस्जिद का निर्माण हुआ था जिसको मोठ मस्जिद कहते हैं। मियां भुआ इसके निर्माण करता थे, मियां भुआ मंत्री थे सिकंदर लोधी के, बुआ लिख देता हूं। इन्होंने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसको मोठ मस्जिद कहते हैं। इसके लिए मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना रखा है। सिकंदर लोधी का मकबरा इब्राहिम लोधी ने बनवाया, ये काफी महत्वपूर्ण है। और इब्राहिम लोधी द्वारा निर्मित, इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है। मैं अब चित्र दिखाऊंगा। सिकंदर लोधी का जो मकबरा है वो इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। और इब्राहिम लोधी के समय ये बड़ा मकबरा, जिसमें एकमात्र ऐसा मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबदों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो ज्यादा नहीं महत्वपूर्ण, ये यहां याद रख लेना आप। बड़े खां का मकबरा, छोटे खां का मकबरा, दादी पोती का मकबरा, लोधी वंश की अन्य इमारतें। 3 इमारतें हैं, कोई ज्यादा इतिहास इनके बारे में पता नहीं चलता है। बड़े खां का मकबरा, छोटे खां का मकबरा, दादी पोती का मकबरा, ये लोधी वंश के समय हुआ था। सिकंदर लोधी का मकबरा जरूर आपको देखना चाहिए। सिकंदर लोधी का मकबरा, ये इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है। ये सिकंदर लोधी का मकबरा है, ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। तो देखो स्थापत्य कला में हमने मोटे मोटे भवनों के बारे में पढ़ा। इससे बाहर सवाल आने की संभावना नहीं होती है और ज्यादातर है भी नहीं, कहीं किताबें आप पढ़ोगे तब भी नहीं है। आशा है कि इससे आपका एग्जाम का जो काम है वो आराम से चल जाए। कमेंट करके जरूर बताना कि क्लासरूम में और क्या आपके सुझाव है, क्या समस्याएं हैं आपकी, वो समस्याएं हैं तो कमेंट करके आप चर्चाएं उस पर कर सकते हो। और थोड़ी अच्छी लगी आपको क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आप। नई क्लास में हम सल्तनत काल की कलाओं में साहित्य से संदर्भित एक क्लास लाएंगे, जहाँ से बड़ा रट्टा मारना पड़ता है। साहित्य में बड़े बड़े नाम किताबों के, उसके लेखकों के नाम है, वो परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। कोशिश करूँगा थोड़ी सिंपल भाषा में उसको क्लास को बनाए ताकि आसानी से हमारे समझ में आ जाए, हमारा काम हो जाए परीक्षा के दृष्टि से। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।